हाँ भाई, तो नीट 2025 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हमको एक और सवाल दिख चुका है। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इसमें से कौन सा कंपाउंड जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब हर एक कंपाउंड जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, तो उनका ऑर्डर क्या होगा भाई, कौन वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा कौन कम करेगा। तो याद रखिएगा, एक चीज होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जितनी ज्यादा होगी, ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन जो है हमारा कंपाउंड जो है एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हमको पता है एनर्जी और फोटोन जो होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, एब्जॉर्ब वेवलेंथ उसके उल्टा चलेगी। ठीक है, एब्जॉर्ब वेवलेंथ हमेशा उसके उल्टा चलेगी, यानी जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। अच्छा, कुछ बातें और बता देता हूँ इस सवाल के लिए मैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड होएगा तो उसके लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। फिर आता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और सबसे कम होता है टेट्राहेड्रल के लिए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो स्क्वायर प्लेनर कोई कंपाउंड होगा तो उसका जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा DsP2। ऑक्टाहेड्रल है तो sp3d2 आएगा, मतलब 6 होने चाहिए यहाँ पर, टोटल 6 ऑर्बिटल होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। टेट्राहेड्रल में क्या है, sp3 हो जाएगा। इन दोनों का मैंने हाइब्रिडाइजेशन इसलिए बताया क्योंकि दोनों में 4 ऑर्बिटल है। देखिए ना, 1 2 और 2 4, 1 और 3 4। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल। और याद रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, टेट्राहेड्रल का सबसे कम, और ऑक्टाहेड्रल का बीच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। ये 6 है और इसका 6 नहीं है। तो या तो जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा या तो वो टेट्राहेड्रल होगा। अब आइए इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लेते हैं एक बार कि ये टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो Cu की बात करते हैं यहाँ पे। H2O तो जाहिर सी बात है, इस पर कोई चार्ज है नहीं, कॉपर पे ही 2+ जाएगा, तो 4s0 और 3d8 बनेगा, 3d8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जाहिर सी बात है H2O जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, WFL, जिसकी वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी और ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग स्टार्ट होगी लिगेंड की, वो s ऑर्बिटल से शुरू होगी, और जैसे ही s ऑर्बिटल से शुरू होगी जाहिर सी बात है sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है कि कंपाउंड जो है वो टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल है तो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगी, और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होगी तो एब्जॉर्ब वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। यानी आपका ना ये आंसर सही हो सकता है ना ये आंसर सही हो सकता है, या तो ये आंसर सही है, या तो ये आंसर सही है या तो ये सही है। बाकी चीजों पे आइए देख लेते हैं कि क्या करना है, ठीक है, देखते हैं बाकी में क्या होना है। हाँ, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कंपाउंड हमें दिया गया है A। अच्छा, एक बात याद रखना कि यहां पर आप देख सकते हो कि जैसा कि देख पा रहे हो कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है SFL, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर कहीं पे भी होगा तो वहां पर CFSC काफी ज्यादा हो जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी काफी ज्यादा हो जाता है। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ वहां पे सबसे कम हो जाएगी। यानी दूसरी बात याद रखनी है कि C का एब्जॉर्ब वेवलेंथ सबसे ज्यादा था और B का सबसे कम होना चाहिए, तो वो दोनों ऑप्शन में है, तो इससे तो हम आंसर को क्लिक नहीं कर पाए। तो भाई और थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन बचे, A बचा और D बचा, इनको हमको देखना है। तो देखिए, कोबाल्ट को अगर हम देखते हैं तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल भी देते हैं तो उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर हटा भी देते हैं तो 24 रह जाएंगे कोबाल्ट में, ठीक है। और अगर हम बात करें टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। अगर उसमें से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 19 बचेगा भाई, 19 बचेगा तो हमारे पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। और अगर हमारे पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना ही हमारे लिगेंड्स को रिपेल कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उसका रिपल्शन बहुत कम होगा।
जिसकी वजह से इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी काफी कम हो जाएगी और इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी क्योंकि इसके पास जो है ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है दैट मींस इसका जो एब्सॉर्ब वेवलेंथ होगा वो कम होगा, यानी ए को पहले आना चाहिए, यानी बी ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन। बात मेरी समझ में आई कि इन दोनों में जो है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम होगी क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी काफी कम होगी और इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो एब्जॉर्ब वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो कम एब्जॉर्ब यानी कि ये ए पहले आ गया, ठीक है, सबसे कम बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी। ऐसा ही सवाल कभी आपको फिर देखने को मिलेगा, लेकिन उस समय आपसे वेवलेंथ ना पूछ के फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा कि बताइए फ्रीक्वेंसी का क्या ऑर्डर है, तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर कभी आपसे पूछता है यही सेम सवाल कि भाई थोड़ा सिंपल कर दिया और पूछ लिया कि बताओ CFSE का ऑर्डर बताओ, तो CFSE का ऑर्डर पूरा इसी का पलट जाएगा, फ्रीक्वेंसी का भाई ऑर्डर पूरा पलट जाएगा, पर वेवलेंथ के केस में ऐसा ऑर्डर बनेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट